एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन अथवा सैन्य अध्ययन विषय के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में फर्स्ट पेपर के जो पॉइंट्स दिए गए हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर को 4 यूनिट में बांटा गया और प्रत्येक यूनिट से प्रश्न अनिवार्य हैं आना। तो पहला पेपर जो है, पेपर का नाम है आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया अप टू 1947, यानी कि भारतीय युद्ध कला आदिकाल से शुरुआत से लेकर के 1947 तक, यह फर्स्ट पेपर यहाँ तक कवर करता है। इस पूरे काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी बड़ा विषय है ये, और इस बड़े सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यूनिट 1 एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। यूनिट 2 लेट एंशिएंट पीरियड अर्थात उत्तर प्राचीन भारत। यूनिट 3 मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और यूनिट 4 आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। यूनिट फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। इसका पहला पॉइंट है ए पॉइंट, मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज। इसमें वैदिक कालीन और महाकाव्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना होगा। इस प्रकार से देखें तो इस पेपर की शुरुआत वैदिक काल से शुरू होती है। वैदिक काल से लेके 1947 तक का जो पीरियड है भारतीय सैन्य इतिहास का, उसके युद्ध कला का, वो हमें इस पेपर में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है ब्रॉड डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस, सेनाओं का, सशस्त्र सेनाओं का विभाजन, बड़े कितने प्रकार में सशस्त्र सेनाओं को बांटा गया, यह हमें इसके अंतर्गत देखना होगा। और फर्स्ट यूनिट का तीसरा और अंतिम पॉइंट, यानी जो सी पॉइंट है, वो है कौटिल्यास फिलॉसफी ऑफ वॉर, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्ट ऑफ वॉर। इसमें हमें कौटिल्य के युद्ध दर्शन को जानना होगा, पढ़ना होगा, और इसके अंतर्गत विशेष रूप से हमें संगठन और युद्ध की कला के बारे में अध्ययन करना है। यूनिट 2 लेट एंशिएंट पीरियड अर्थात उत्तर प्राचीन भारत। इसके अंतर्गत सबसे पहले ए पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ चैरियट्स एंड राइज ऑफ कैवलरी, अर्थात इस पहले पॉइंट में हमें जो है रथ सेना के पतन और अश्वारोही सेना के उदय के बारे में, उनके कारणों के बारे में हमें जानना होगा, पढ़ना होगा। बी पॉइंट है राजपूत मिलिट्री सिस्टम, राजपूत सैन्य व्यवस्था। और सी पॉइंट है इसका बैटल ऑफ तराइन 1192, यानी कि इसमें हमें ये ध्यान देना होगा, समझना होगा कि तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। तो जो सिलेबस में हमें जो तराइन का जो युद्ध पढ़ना है वो है 1192 का दूसरा तराइन युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुए। इसके बाद यूनिट 3 है मेडिवल इंडिया। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है ए, वो है इन्वेजन ऑफ तुर्क्स एंड बैटल ऑफ सोमनाथ, तुर्कों का आक्रमण और सोमनाथ का युद्ध, सोमनाथ के मंदिर का युद्ध हमें इसमें पढ़ना है। बी पॉइंट है मुगल मिलिट्री सिस्टम, मुगलों की सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम, पानीपत
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा। तो मुगल सैन्य व्यवस्था हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था थी वह मनसबदारी सैन्य व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। वह मनसबदारी सिस्टम हमें अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही दो प्रमुख युद्ध इस मुगल सैन्य व्यवस्था में हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध और इसके साथ ही खानवा का युद्ध। इन दो युद्धों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट है इसमें मराठा सैन्य व्यवस्था, मराठा मिलिट्री सिस्टम। इसके अंतर्गत हमें गुरिल्ला कॉन्सेप्ट यानी गुरिल्ला युद्ध कर्म की अवधारणा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और पानीपत का तीसरा युद्ध हमें पढ़ना है। चौथा पॉइंट है इसमें डी पॉइंट, सिख मिलिट्री सिस्टम। सिख मिलिट्री सिस्टम के बारे में हमें जानकारी लेनी है और एक युद्ध जो हमें इसके साथ पढ़ना है सिख मिलिट्री सिस्टम में वो है बैटल ऑफ सोब्राव। इसके साथ ही अगला यूनिट है और आखिरी यूनिट है वो है मॉडर्न इंडिया, यूनिट 4। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है आर्म फोर्सेस अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय सेनाओं का क्या स्वरूप था, कैसे विकास विकसित हुई, यह हमें देखना है। अगली बी पॉइंट है इसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। अगला पॉइंट है सी पॉइंट आर्म फोर्सेस अंडर द क्राउन। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेनाएं, भारतीय शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब आ गई, तब से उस व्यवस्था को, क्राउन का मतलब ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय सेनाओं का क्या स्वरूप रहा, क्या विकास रहा, वो हमें इसमें देखना होगा। और चौथा और अंतिम पॉइंट है प्रेसिडेंसी आर्मीज एंड इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। इससे अंतर्गत भारत में प्रेसिडेंसी आर्मीज का किस तरह से विकास हुआ और भारतीय सेनाओं का भारतीयकरण, जो आर्म्ड सशस्त्र सेनाओं का किस प्रकार से भारतीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रेसिडेंसी आर्मी के बारे में समझने की, खास करके जब अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को विकसित किया तो उन्होंने 3 उनके जो प्रेसिडेंसी थी, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसी में उनकी आर्मीज का विकसित हुई और बाद में कैसे इसको इम्प्रूव किया गया, कैसे कोऑर्डिनेशन डेवलप किया गया, जिससे कि उनकी सेनाएं उनको मजबूत हो सके और उनके लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये हमने संक्षेप में देखा कि ये हमारा पूरा सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, और विशेष करके रुहेलखंड विश्वविद्यालय का यह सिलेबस है। कमोबेश ये सिलेबस सब जगह इसी प्रकार का रहता है। इस सिलेबस में अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ आती है कि हमें जो विशेष रूप से इसमें पॉइंट है समझने के लिए कि हमें कुछ जो युद्ध हमें देखने हैं, तो अगर हम देखें तो हमें इसमें जो है सोमनाथ का युद्ध पहला, दूसरा तराइन का युद्ध सेकंड, तीसरा इसमें हमें जो है पानीपत का पहला युद्ध, चौथा पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसके अलावा खानवा का युद्ध और सोब्राव का युद्ध। कुल मिला के हमें 6 युद्धों का हमें इसमें इस पेपर में अध्ययन करना है। और इसके साथ ही जो सैन्य व्यवस्था हमें इस सिलेबस में हमें पढ़नी है, उससे अंतर्गत हम देखें तो राजपूत, मुगल, मराठा और सिख 4 सैन्य व्यवस्थाएं जो हमें विशेष रूप से देखनी है। बाकी एंशिएंट में वैदिक काल और महाकाल काल का एक हिस्सा, लेकिन बाद में अगर हम देखें मुख्य रूप से जो सेनाओं का जो सैन्य व्यवस्था हमें जिनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है, तो वह 4 है, यानी कि 6 युद्ध हैं और 4 हमें इधर
सैन्य व्यवस्थाएं हैं, और अगर हम इसमें वैदिक काल और महाकाल काल और जोड़ दें तो कुल मिलाकर जो है 6 सैन्य व्यवस्थाएं और 6 युद्धों का हमें इस सिलेबस में, इस पेपर के अंतर्गत अध्ययन करना है, जिससे संबंधित प्रश्न आए। अब जहाँ तक प्रश्न पत्र का सवाल है, तो अभी तक जो परंपरा रही है उसके हिसाब से प्रश्न पत्र 3 हिस्सों में आता है, जिसमें सबसे दीर्घ उत्तर वाले लॉन्ग आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर, इसमें टिप्पणी होती है, और तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न आता है अभी तक जो परंपरा रही है, और इस प्रकार से सिलेबस की अनुसार हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक सिस्टमेटिक पढ़ने का तरीका रहेगा, और हम एक स्ट्रेटजी बना के आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फिर अगले पेपर के बारे में आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप सबने इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।